मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश का आज हमारा हिमाचल दिवस भी है और इस अवसर पर आप सबको, प्रदेशवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से अपना संकल्प पत्र पिछले कल घोषित किया है। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और उसमें विशेष तौर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया उस अवसर पर मीडिया के माध्यम से, और एक विजन सिर्फ 5 वर्ष का नहीं, ये भारत 2047 किस प्रकार से दुनिया के सामने खड़ा हो, किस प्रकार से दुनिया के सामने अपने लक्ष्य को हासिल करे, और जो लक्ष्य है उसको आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से सबके सामने रखा है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत का। जो संकल्प पत्र के संदर्भ में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में बहुत एक लंबी एक्सरसाइज की, जिसमें 15 लाख से ज्यादा सुझाव पार्टी के पास पहुंचे, जिसमें 4 लाख नमो ऐप के माध्यम से और 10 लाख वीडियो और अन्य दूसरे हमारे संदेश के माध्यम से सुझाव के रूप में पार्टी के पास पहुंचे। और उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के नेतृत्व ने उनको संकलित भी किया, और पार्टी के नेतृत्व के एक विजन के साथ पिछले कल पूरे देश के सामने उनको प्रस्तुत भी किया है। मित्रों, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 दशक पूर्ण किया है, और 1 दशक के बाद दूसरे दशक की दस्तक भी हम साथ दे रहे हैं। एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता देश को जो लगती थी, उसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। और 1 दशक के बाद पूरा राष्ट्र इस बात को अनुभव कर रहा है कि अभी भी इस मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता देश को है, देश को आगे बढ़ाने के लिए है। और एक भरोसा, एक विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने व्यक्त किया है, स्वाभाविक रूप से उस भरोसे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी टूटने नहीं दिया है।
और इसलिए आज हम इस बात का जिक्र करते हैं कि मोदी जी की गारंटी 24 कैरेट सोने जैसी गारंटी है। यानी कि मोदी जी की गारंटी काम पूरा होने की गारंटी है। इस बात को लेकर के पूरा देश एक भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अपना समर्थन और सहयोग दे रहा है। – 2019 के संकल्प पत्र में कुछ बातों का जिक्र हुआ था और उनमें से अधिकांश चीजों को पूरा करने की दृष्टि से आदरणीय मोदी जी की सरकार आगे बढ़ी है, सफलतापूर्वक उनको पूरा किया है। चाहे हम धारा 370 की बात करें, चाहे हम नारी शक्ति अधिनियम की बात करें, जहां 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात करें, चाहे हम गरीब कल्याण की बात करें, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात करें, और चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आने की बात करें। ये ऐसे बड़े लक्ष्य थे जिन लक्ष्यों को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। और आज हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है कि जिस तरह का भरोसा पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन फिर से देश में सरकार बनाने जा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं घोषणा पत्र के जो संकल्प पत्र है उसके मैं कुछ बिंदुओं पर ही ध्यान में आपके लाना चाह रहा हूं, प्रमुख रूप से, क्योंकि आज का विषय मेरा बहुत स्पेसिफिक है। सबसे पहली बात तो जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस व्यवस्था को भी आने वाले समय में जारी रखा जाएगा। इस बात का भी हमारा एक कमिटमेंट है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत के अंतर्गत जहां जो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर पूरे देश भर में गरीब लोगों को अपने इलाज के लिए मिलता है, उसमें एक और चीज को अब की बार जोड़ा गया है संकल्प पत्र में। 70 साल की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों को उसमें शामिल किया गया है, जो पहले एक क्राइटेरिया के अंतर्गत उसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। और इसके साथ साथ में इस स्कीम के अंतर्गत जो ट्रांसजेंडर, उनको भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये 2 नई एडिशन जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत की गई है। दूसरे विषय को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीब लोगों के लिए दिया। घर हर व्यक्ति का एक सपना होता है और ऐसे
करोड़ों लोगों की जिंदगी फुटपाथ पर गुजर जाती थी, जिन्हें कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें घर मिलेगा, अपना घर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को घर बनाने में जो एक योगदान दिया है, उसको आगे और बढ़ाते हुए 3 करोड़ से अधिक घर और बनाए जाएंगे। ये भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और निश्चित रूप से इसको भी पूरा करेंगे। और इसके अतिरिक्त आगे बढ़ करके उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना थी जहां गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला गरीब आदमी अपने घर में गैस के चूल्हे की कल्पना नहीं कर सकता था। उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का सिलेंडर मिला, गैस का कनेक्शन मिला। अब आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि पाइपों के माध्यम से गैस पहुंचाने का एक निर्णय उसमें और किया गया है। और मैं समझता हूं ये भी खासतौर से शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और शहरी क्षेत्र के साथ साथ इसका विस्तार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में करने की दिशा में भी आगे होगा। और इसके आगे बढ़कर के मित्रों, जहां हमारे संकल्प पत्र में एक विषय को लेकर के एक और एडिशन की गई है जो बहुत महत्वपूर्ण मैं महसूस करता हूं कि हर घर में बिजली, ये तो लक्ष्य है, हर घर में पानी, ये तो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को बहुत हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हासिल कर लिया है। लेकिन एक योजना जिस योजना के अंतर्गत जो सौर ऊर्जा का, उसका और ज्यादा विस्तारीकरण, उसके माध्यम से और ज्यादा लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना, और जिस योजना को सूर्य घर योजना के अंतर्गत आगे बढ़ा करके हर घर को बिजली मुफ्त देने का ये भी एक संकल्प लिया गया है। और जिसमें खासतौर से मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। इस लक्ष्य को भी हमारे सामने संकल्प पत्र के माध्यम से रखा गया है, जिसको निश्चित रूप से हम हासिल करेंगे। मुद्रा योजना का दायरा बढ़ाया गया है और मुद्रा योजना का दायरा बढ़ाने के साथ साथ में उसमें जो हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी उसमें तय किया गया है। और एक बहुत बड़ा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि जो महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक वो बहुत महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा मजबूत एक माध्यम है। इस माध्यम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और मजबूत करने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से अभी तक जो है 10 लाख महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसमें जोड़ा गया है और आने वाले समय में इसको और ज्यादा बेहतर ढंग से काम करने की दृष्टि से, ताकि महिलाएं अपने पांव पर खड़ी हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से अपने जो प्रोडक्ट बना करके जो तैयार करती हैं उनको ठीक तरह से उनको मार्केटिंग के लिए व्यवस्था करना, ताकि वो उनके परिवार के लिए आय का भी जरिया बने। उस दृष्टि से ठोस काम करने की दृष्टि से निर्णय लिया गया है। और आगे बढ़कर के एक विशेष तौर से जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 1 करोड़ लखपति दीदी अभी तक जो है वो बना दी गई है और आने वाले समय के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का एक लक्ष्य है हमारे सामने इस विजन डॉक्यूमेंट, इस संकल्प पत्र के माध्यम से रखा गया है, जिसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ड्रोन के लिए विशेष तौर से
महिलाओं को ट्रेनिंग दे करके ड्रोन दीदियां बनाने का एक लक्ष्य है, वो भी इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने निर्धारित किया है और निश्चित रूप से उसको भी आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री जी का एक बहुत जो एक संकल्प है उसको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है और प्राकृतिक खेती के साथ साथ में ग्लोबल न्यूट्रिशन हब भारत बने और उस दृष्टि से श्री अन्न योजना के 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये भी एक योजना जो है इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमारे सामने रखी गई है। निश्चित रूप से इस पर भी आगे बढ़ करके काम करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से खासतौर से जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे ट्राइबल के इलाके हैं उनमें होम स्टे और ज्यादा बढ़ाने के लिए योजना बनाई जाएगी। पूरे देश भर में जो ट्राइबल के इलाके हैं सब में, उसमें निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को भी उसका लाभ होगा और ऐसा हम मानते हैं कि हिमाचल एक पर्यटन की दृष्टि से दुनिया के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ है, तो इस योजना का हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ा एक लाभ होगा। जहां टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है, होम स्टे की मैंने बात कही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को लेकर के स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से भी हमने निर्णय किया है। हमारी पार्टी के नेतृत्व ने उस पर भी आगे बढ़ करके काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है 2014 से, और 1 दशक 10 सालों का ये कार्यकाल, जहां पार्टी के नेतृत्व पर उंगली उठा करके कोई कह नहीं सकता कि आपके ऊपर ये आरोप है। अन्यथा इससे पहले जो दौर रहे हैं वो दौर इस प्रकार के रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले, पार्टी में जो सत्ता थी उस वक्त बड़े बड़े स्कैम, जिनका मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं मैं उनका जिक्र करूं, लेकिन 10 वर्षों से भारत के अंदर कोई भी इस प्रकार का स्कैम नहीं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के नेताओं के ऊपर नहीं है। ये एक बहुत लंबे अंतराल के बाद इस परिस्थिति को पूरा देश देख रहा है। गुड गवर्नेंस के सिलसिले में कहा कि और ज्यादा बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रयत्न करेंगे, और जो पेपर लीक के मामले में भी कहा कि कठोर नीति बनाएंगे, कानून में प्रावधान करेंगे और जो दोषी लोग इस प्रकार के होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उस बात को सुनिश्चित करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र इस संकल्प पत्र में हुआ है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले भी बात एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं समझता हूं ये बहुत एक ऐतिहासिक कदम होगा और जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी का पहले से ही बड़ा स्पष्ट कहना रहा है कि लगातार देश और प्रदेश चुनाव के दौर में उलझे रहते हैं, विकास कार्य के लिए समय नहीं हो पाता है और उसके कारण विकास की गति प्रभावित होती है। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार इलेक्शन होने की वजह से जो खर्च होता है लाखों करोड़ रुपए का, उसको कम किया जा सकता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पहले भी कहा है, लेकिन अब की बार ये हमारे संकल्प पत्र में पहली बार
इसका जिक्र हुआ है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की दिशा में भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का हमारा संकल्प है और इसी तरह से भारत 2004 से 2014 तक दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था रही, लेकिन 2014 से 2024 तक भारत विश्व की 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और आने वाले समय में 5 वर्षों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए काम करेंगे। मित्रों, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैंने अपनी बात कही, जो हमारा संकल्प पत्र का हिस्सा है। प्रमुख रूप से मैं उन बातों का मैं जिक्र करने का मैंने प्रयत्न किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव के दिनों में अपना घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, गारंटी का जिक्र करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र ये मोदी जी की गारंटी का पत्र है और मोदी जी की गारंटी का अभिप्राय ये है कि काम पूरा होने की गारंटी, जिस पर भरोसा देश को है और जिस पर विश्वास देश को है, और इस विश्वास को और मजबूती निश्चित रूप से मिली है इन 10 वर्षों में। और आने वाले समय में इस लोकसभा के चुनाव में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम चुनाव जा रहे हैं और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार देश में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया कि अब की बार 400 पार का एक नारा जो दिया है एनडीए का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा जो है वो जीत का एक लक्ष्य जो निर्धारित किया उसको हासिल करेगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। राजीव भारद्वाज जी हमारे मैं संकल्प पत्र से संदर्भ में मुझे जो बात कहनी तो वो सिर्फ इतनी बात है। इससे आगे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की चुनाव की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान समय रहते किया है, जिसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व का बहुत आभारी हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के हमारे केंद्र के नेतृत्व का, और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी यहाँ कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और जिस प्रकार का समर्थन सहयोग मैं देख रहा हूं इनको मिल रहा है हर क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से जीत होगी। आप सबकी भी शुभकामनाएं इनको मिलेंगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और एक और अलग परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आई है कि अब की बार लोकसभा के चुनावों के साथ साथ में 6 विधानसभा के उपचुनाव भी घोषित हुए हैं और संभावना ये लगती है अगर 3 उपचुनाव जहां निर्दलीय विधायकों के अभी त्याग पत्र स्वीकार नहीं हुए, अगर वो भी स्वीकार होते हैं तो ये 9 उपचुनाव होंगे। लेकिन फिलहाल जो 6 उपचुनाव घोषित हुए हैं उसमें धर्मशाला भी उसमें शामिल है। उसमें सुधीर शर्मा जी हमारी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं और निश्चित रूप से लंबे समय से धर्मशाला में आप एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते अपना काम करते रहे हैं और धर्मशाला के विकास में आपका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते इनको भी यहाँ के लोग, आप सब लोग समर्थन और सहयोग देंगे, विजयी बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पीसीसी अध्यक्ष ये कह रही है, सर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आपका जो संकल्प पत्र है उसमें महंगाई और रोजगार पर जो है वो कोई बात नहीं की गई है, क्या करें? देखिए, विपक्ष को कुछ कहना ही है, हम उनकी तरह नहीं कह सकते।
जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने जिस तरह की गारंटियां दी थी और वो गारंटियां पूरी नहीं हुई। व्यवहारिक चीज़ें और इसमें कमिटमेंट कम है, लेकिन हमारा संकल्प इस दिशा में, हमारा विजन इस दिशा में है, हम इस दिशा में आगे बढ़ करके काम करने के लिए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि विपक्ष की एक भूमिका, उनने अपनी बात कहनी थी, अपनी बात कह दी, लेकिन रोजगार भी दिया जाएगा और रोजगार के साथ साथ में महंगाई पर भी नियंत्रण होगा। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों की आस्था है, विश्वास है, तो इन सारी चीजों का समाधान करने में कुछ सक्षम है। इसी में आराम करना चाहूंगा सर, मैं पीसीसी अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि ये जो संकल्प पत्र है वो जोड़ेबाजी पत्र है और कुछ नहीं। और जो माजी में आप लोगों ने कहा था कि इतने लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा, करोड़ों की संख्या, वो कहाँ है, उसका श्वेत पत्र जारी करें। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की अध्यक्षा का जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। स्वाभाविक रूप से एक रस्म वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो रोजगार इन 5 सालों में मोदी जी की सरकार के दौरान मिला है, उसका कंपैरिजन अगर पीछे की सरकारों के साथ करें तो वो कई गुना आगे बढ़ करके है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कहूंगा कि आने वाले समय में भी रोजगार एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य होगा, लक्ष्य के साथ एक टारगेट होगा जिसको पूरा करने के लिए हमारे केंद्र का नेतृत्व काम करेगा। ठाकुर साहब, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि राज्यसभा जो चुनाव हुआ उसके बाद जो है बड़े स्तर पर जो है वो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो विचलित हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां उनके सामने हैं, और इसलिए वो कई तरह की बातें कह रहे हैं। जो आरोप लगाने की कोशिश वो कर रहे हैं, उस संदर्भ में हमारे सभी 9 साथियों ने उनको नोटिस दिया है और डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन, सुधीर जी ने तो क्रिमिनल डेफेमेशन भी दायर कर दिया है। अगर उनके पास इन सारी चीजों को लेकर के कुछ है तो बताइए, सिर्फ कहना पर्याप्त नहीं है। और वैसे भी यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन भी है। बिना सबूत के इस प्रकार के आरोप लगाना, ये मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और परिस्थितियां क्यों बनी, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे साथियों ने एक बार नहीं अनेक बार अलग अलग मंच से, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, और उसके अतिरिक्त पत्र लिख करके, व्यक्तिगत रूप से मिल करके अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री को जाहिर की थी। और मैं यही कहूंगा कि इन्होंने ही नहीं, जो कांग्रेस पार्टी की वर्तमान अध्यक्षा है, उन्होंने भी जाहिर किया कि ठीक नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहे हैं, न कार्यकर्ताओं के, न लोगों के, न विधायकों के, न मंत्रियों के। कांग्रेस के मंत्रियों ने ही मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके रखा है। कांग्रेस के मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते बाहर निकल रहे हैं। ये तो आलम है। आरोप लगाने का क्या औचित्य है? किस पर आरोप लगाने की? आरोप सबका यही है, जो कार्य प्रणाली इन 14-15 महीने में कांग्रेस की सरकार की रही है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की रही है, उस पर आपत्ति थी। और आखिरकार ये बड़ा कदम उठाने के लिए कुछ साथियों को विवश होना पड़ा, क्योंकि हालात इस प्रकार के पैदा किए, और इसलिए उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कमी अगर रही है तो उनकी अपनी कमी रही है। ये आरोप प्रत्यारोप लगा करके इसका कोई लाभ नहीं। सर, विपक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से आप उनके ऊपर जो गारंटी थी रोजगार को लेकर उसकी बात कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि पहले आप 2 करोड़ जो रोजगार देने की बात की थी उसका ब्यौरा दें कि 2 करोड़ रोजगार में से कितना रोजगार दिया आपने। देखिए, एक बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि विपक्ष की ओर से सिर्फ प्रयत्न है जिसको, वो तो प्रयास है कि हम कुछ बोलें। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो रोजगार देने की बात की है, उस लक्ष्य को तो हासिल किया है, जो तय किया था। सरकारी नौकरियां, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां, उसके बाद रोजगार के उपलब्ध जो माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं, ये आंकड़ा मुझे लगता है कि उससे कम नहीं, उससे ज्यादा है। सर, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के कुछ लोग कांग्रेस में आने वाले हैं। देखिए, हम पिछले 15 महीने से सुन रहे हैं, और मैं इसलिए उस पर ज्यादा
कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। परिणाम उनके हाथों में कुछ बहुत ज्यादा है। बीजेपी गवर्नमेंट बनने वाली है अपकमिंग डेज में हिमाचल में। देखिए, एक बात मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ। टेक्निकल ग्राउंड्स पर आज सरकार दिख रही है कांग्रेस की है, लेकिन वस्तु स्थिति है सरकार है ही नहीं। सर जब सुन लीजिए मेरी बात, जब राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार हार गई है, कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया है, सरकार कहां है, किस बात की सरकार है? जब इसके अलावा जब बजट पारित करना था, बजट वाले दिन पूरे देश में कहीं किसी विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ जहां बजट पारित करने से पहले 15 विपक्ष के विधायकों को सदन से 100 कमांडो से उठा करके हमको बाहर फेंका गया, तब उसके बाद बजट पारित हुआ। सरकार है कहां? सरकार है ही नहीं। मैं इस बात को कह रहा हूं और आने वाले समय में इस बात को लेकर मैं जरूर कहूंगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उपचुनाव है, इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बहुमत होगा तो सरकार कांग्रेस की चले जाएगी। अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिन 6 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी दिए हैं, इसमें भाजपा ही उनकी हार का कारण बनने वाली है। काफी श्योरिटी के साथ जो उनके द्वारा ये बात कही। देखिए, उनकी बातों पर जाने की आवश्यकता हम इसलिए नहीं महसूस करते हैं कि वो तो कहेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि उनकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। लेकिन हम जीतेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता भी उसमें लगे हैं और साथ में जो नए साथी हमारे साथ आए वो भी मिलकर के काम कर रहे हैं। सर, टिकट आवंटन की बात करें, टिकट आवंटन के बाद आपके जो कार्यकर्ता है कुछ ना कुछ निराश चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, तो उनको किस तरह से आप? देखिए, टिकट जब होता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातें ऐसी होती हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह का वातावरण नहीं है। सब काम में जुट गए हैं, काम में लग गए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे जब चुनाव का परिणाम होगा। 2014 में हम 4 सीटें जीते थे, 2019 में भी 4 सीटें जीते हैं, 2024 में भी 4 सीटें जीतेंगे और जो उपचुनाव का परिणाम आएगा तो आपके सामने होगा, इसमें भी जीत होगी। थैंक यू प्लीज, थैंक यू प्लीज। नहीं बस प्लीज मिलेंगे, दिखेंगे, वो जरूर दिखेंगे। कहीं ना कहीं नाराजगी तो नहीं है सर? नहीं, नाराजगी नहीं है। अब हो गया प्लीज, थैंक यू प्लीज।